जय हिंद। 25 दिन के 25 मैराथन में आज डे 9 में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 851 से आगे हम लोग क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में 850 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। बता दें कि ये जो बुक है यूथ कंपटीशन रेलवे के सभी एग्जामों के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सभी रेलवे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम से पहले तक में 2 से 3 बार ज़रूर इसको देख लीजिए। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 851 नंबर है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन से धातु मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन से धातु मौजूद होते हैं, तो ये आयरन मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन एक तरह की प्रोटीन होता है जो रक्त कोशिका में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हीम जोड़ ग्लोबिन। हीम का कारण रक्त का रंग लाल होता है तथा ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है किस तरह से, तो ये बेलनाकार शाखायुक्त और एक नाभिकीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। हृदय पेशी कोशिकाएं एक प्रकार की अनैच्छिक पेशीय कोशिकाएं हैं। यह पेशी बेलनाकार शाखायुक्त और एक नाभिकीय होते हैं। ये पेशी जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके, संकुचित और बिना शिथिलन होकर गति करती है। इसके कारण शरीर में निरंतर रक्त परिसंचरण होते रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हृदय मांसपेशियां खाली जगह होती है। हृदय में मांसपेशियां किस तरह से होते हैं, तो ये होते हैं बेलनाकार शाखित और एकल नाभिक। बेलनाकार शाखित और एकल नाभिक होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नालिका है जो दिल से निकलती और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचरित करता है। तो कौन सा नालिका होते हैं, तो ये धमनी होते हैं। जो नालिका हृदय से निकलकर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है उन्हें धमनी कहते हैं। इन्हें सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु फ्लोमेनरी धमनी में हृदय से फेफड़े को अशुद्ध रुधिर प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हृदय चक्र क्या है। हृदय चक्र क्या है, तो ये हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच की घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। इस क्रिया में दोनों अलिंदों एवं दोनों निलय का प्रंकुचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होते हैं। हृदय स्पंदन एक मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है खाली जगह को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो किसको, तो ये हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 अलिंद 2 निलय। आगे हैं फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान खाली जगह में होता है। तो किस में होता है, ये कोशिका में होता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कोशिकाओं में स्थित वायु तथा कोशिकाओं में फैली हुई रक्त कोशिका में बहने वाले रुधिर के बीच होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं निम्न में से किसकी तुलना में सैनिकों की जाती है। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है। तो किसकी तुलना की जाती है, तो ये की जाती है श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को सैनिकों की तुलना की जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। इन्हें ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। मनुष्यों के एक घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 7500 तक होते हैं। ये रंगहीन या सफ़ेद रंग की होती है। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों में से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, अतः इनकी तुलना शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं निम्नलिखित में से किससे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो ये WBC को कहा जाता है। आगे नीले की भित्ति अलिंद को भित्ति से खाली जगह होते हैं। नीले की भित्ति अलिंद की भित्ति से खाली जगह होते हैं। तो क्या होते हैं, ये मोटी होते हैं। मानव हृदय की पेशी अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। हमारे हृदय 4 कोष्ठी होते हैं जिसमें 2 अलिंद व 2 नीले होते हैं। नीले अलिंद की अपेक्षा बड़ी होती है और इनकी भित्तियाँ
भी मोटी होती है, क्योंकि नीले से पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन है जो WBC के बारे में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका आकार 18 से 25 माइक्रोन, तो ये इसका सही नहीं है। श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC, इसकी आकृति और रचना अमीबीय या वृत्ताकार होते हैं। अमीबीय यानी कि इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। ये मुख्यतः शरीर से सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणु को मारते हैं तथा रोगों के संक्रमण से बचाते हैं। इनके नाभिकी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? इनमें से कौन सा सच नहीं है? ये है सफेद रक्त या लाल वाहिनी संयोजी ऊतक होते हैं, ये सत्य नहीं है। रक्त एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन नामक एक हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सोहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की 2 परतों से ढका होती है। इन्हें झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतें से ढका होता है। इन झिल्लियों को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करती है। हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इसमें पेरिकार्डियम द्रव होता है जो फेफड़ों के डायफ्राम को संकुचन व गति के वक्त उसके प्रभाव से हृदय को बचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है हृदय को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नालिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ये कोशिकाएं कहा जाता है। रक्त की धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें कोशिका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे पुरकिंजे तंतु खाली जगह में विशिष्ट हैं। पुरकिंजे तंतु खाली जगह में विशिष्ट हैं। किसमें होते हैं? तो हृदय के स्नायु तंतु में स्थित होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे मनुष्य के सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है? तो इसका सामान्य रूप से कितना होता है? यह 70 से 80 बीट प्रति मिनट होते हैं, 70 से 80 बीट प्रति मिनट। आगे हमारे त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कोशिका। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को कोशिका कहा जाता है। आगे है इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? कौन सा उपकरण है जो रोगियों की गति को नियंत्रित करता है? तो कौन? ये है पेसमेकर है। अब है श्वसन तंत्र। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो कितने अणु जुड़ते हैं? ये 6 अणु के साथ ये जुड़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है जिनके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनाते हैं तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे जंतु में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनका गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यह बहुत मोटी होती है, जबकि ये इतनी मोटी नहीं होती है। जंतु में श्वसन सतह के क्षेत्र में वायु के अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंतु मौजूद होते हैं जिसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, जो सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होते हैं। अर्थात सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होते हैं जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है मनुष्य में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो वायु किस अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो ये किया जाता है नासाद्वार। आगे श्वसन पथ में पक्षांब की क्या भूमिका होती है? तो
तो इसका भूमिका होते हैं पक्षांग फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम के साफ करते हैं। पक्षांग फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। श्वसन पथ में पक्षांग फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। वायु मनुष्य के श्वसन तंत्र के मुख्यतः अंग नाक, स्वर यंत्र, श्वास नालिका और फेफड़े हैं। तो उसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है फेफड़ों में कोशिकाओं के होने का क्या कारण है। तो इसका कोशिकाओं के होने का कारण क्या है। तो इसका कारण है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करना। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करना। फेफड़ों में कोशिकाओं के होने का कारण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर CO2 रुधिर में चली जाती है और O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे ऑक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज खाली जगह कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आगे नीचे दिए गए मानव श्वसन तंत्र के भाग को विकल्पों में दिए गए अनुसार A, B और C अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है। सही विकल्प पहचान कीजिए। तो A यहाँ पर A, B, C करके दिया हुआ है, इनका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका A में जो दिया है वो ग्रासनी हो जाएगा, B स्वर यंत्र और C जो है श्वास नली है। इसमें यही दिया हुआ है। आगे है विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो कितने लेते हैं ये विश्राम अवस्था में। विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य औसतन प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। वयस्क के लिए सामान्य श्वसन दर 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा होते हैं, ये पायरुवेट होते हैं, पायरुवेट। आगे यौवन आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्वर यंत्र यानी लैरिक्स जो होते हैं के विकास के कारण लैरिक्स का विकास हो रहा होता है, इसलिए यौवन अवस्था में ये बदल जाते हैं। आगे है यौवन आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर यंत्र लैरिक्स का विकास इसी समय होता है। जैसे मानव युवा अवस्था से गुजरता है, स्वर यंत्र बड़ा होते जाता है और मुखर टोरिया लंबी और मोटी होती जाती है, जिससे व्यक्ति का आवाज़ भारी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विखंडन कहाँ पर होता है। तो ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में विघटित किया जाता है। प्रत्येक परिदृश्य में पायरुवेट के टूटने की प्रक्रिया का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित होता है। इस प्रक्रिया को एरोबिक श्वसन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे ऑक्सी श्वसन के लिए खाली जगह की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सी श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे मनुष्य में अंत श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन का पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा गलत है उसको पहचान करना है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर में जो दिया है पसलियां अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूल जाती है, ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के अंध श्वसन के समय पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम सपाट हो जाती है। इस समय वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च श्वसन करते हैं तो क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है।
जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वासन करते हैं तो फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। अवशिष्ट मात्रा अधिकतम बलपूर्वक निश्वासन के बाद फेफड़े में बची हुई वायु की मात्रा, इसकी मात्रा 1000 से 1200 ml होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, अवयवी श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अवयवी श्वसन में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। अवयवी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा पैदा करता है। अवयवी श्वसन कोशिका द्रव में होते हैं और लैक्टिक अम्ल पैदा करता है। तो उसका राइट हो जाएगा जो हो जाएगा सी नंबर। आगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विखंडन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं, तो ये कितने बनते हैं, तो ये 3 बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उत्पन्न पायरुवेट के कोशिका में ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर सभी हाइड्रोजन परमाणु के चरणबद्ध रूप से ऑक्सीजन से गुजरता है और 3 अणुओं का उत्पादन करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु और क्रेब्स या साइट्रिक अम्ल चक्र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे, मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है। मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव में मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कोशिकाओं के कोशिका द्रव में हो सकता है। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन खाली जगह द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, तो ये लैक्टिक अम्ल के द्वारा। शारीरिक श्रम अथवा एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों के ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जिसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल और एटीपी अंतिम उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। आगे, मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और अच्छावासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो ये कितना होता है, तो ये होते हैं अंतःस्रवित वायु में लगभग 19% और उच्छ्वासित वायु में लगभग 17% होते हैं। आगे हैं, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं, तो कौन से बनते हैं, तो ये लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट बनते हैं। श्वसन के दौरान 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अणु बनते हैं। लैक्टिक अम्ल विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। इसे सर्वप्रथम स्वीडन के रासायनिक विज्ञान कार्ल विल्हेल्म सीले ने विलगित किया था। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने का कारण थकावट पैदा होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो किसमें, तो ये पायरुवेट के CO2 और H2O की ऊर्जा के रूपांतरण में। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, श्वसन की पायरुवेट के CO2, H2 और ऊर्जा में रूपांतरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन एक उपचायित प्रक्रिया है जो जीवों की कोशिकाओं में होती है, जिसके द्वारा ग्लूकोज के तोड़ने और एटीपी का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके, तो कौन करता है, तो ये उपस्थित वलय करता है। उपस्थित वलय एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक है जो यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके। इनके कई छल्ले होते हैं और ये छल्ले सी आकार के होते हैं तथा श्वास नली को सहारा देते हैं। तो उसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे, मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देते हैं, तो कौन, तो ये उपास्थिति वलय नहीं होने देते हैं। आगे, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है, तो कौन सा, तो उपास्थिति की छल्ले। आगे, कोशिकाएं श्वसन
कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विखंडन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? तो ये किस कोशिकांग में होते हैं? तो ये कोशिका द्रव में होते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन के 2 अवस्थाएं, एक होते हैं अवयवी श्वसन तथा दूसरा होता है वायवीय श्वसन में विभाजित किया जाता है। अवयवी श्वसन का प्रथम चरण है जिसका अंतर्गत ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन वाले अणु का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट यानी 3 कार्बन वाले का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होते हैं तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़े में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वायु की इस मात्रा को अवशिष्ट मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट मात्रा। अवशिष्ट मात्रा निश्वासन के बाद फेफड़े के अंदर शेष बनी हुई वायु की मात्रा है। यह फुसफुसीय मात्रा यानी फेफड़े की क्षमता प्रेरणा के अधिकतम प्रयास पर फेफड़ों की हवा की मात्रा है। स्वस्थ वायस्कों में औसत फेफड़ों की क्षमता लगभग 6 लीटर होती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे फेफड़ों में मौजूद हुए गुब्बारे जैसी संरचना यानी कि संरचनाएं क्या कहलाते हैं? जहाँ गैसों की विनिमय होते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये कोपिका कहलाते हैं। फेफड़ों में मौजूद हुए गुब्बारे जैसी संरचनाएं कोपिका कहलाती है। जहाँ गैसों की विनिमय होते हैं कोपिका को अंग्रेजी इनवॉली कहते हैं। कोपिका नासाद्वार से आने वाली वायु को एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का विनिमय हो सकता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो विश्राम अवस्था में तो ये 15 से 18 बार लेते हैं। आगे अवयवी श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। अवयवी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। कोशिका के द्वारा जटिल भोज्य अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। जब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसे वायवीय कहते हैं तथा जहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है तो उसे अवयवी श्वसन कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे खाली जगह श्वसन कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो ये अवयवी श्वसन। अवयवी श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन के बजाय किसी अन्य तत्व यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायवीय जीव की श्वसन क्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। अवयवी जीवों में सल्फेट, नाइट्रेट, गंधक और फ्यूमारेट जैसे काम शक्तिशाली ऑक्सीकारक का प्रयोग होता है। इसलिए साधारण रूप से अवयवी श्वसन को वायवीय श्वसन से कम दक्ष माना जाता है। आगे श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो ये श्वसन तंत्र का। मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। इन सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुसफुस होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिसमें होकर वायु आदान प्रदान होता है। मनुष्य में नासिक छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली तथा फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। श्वसन नली लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। स्वर यंत्र श्वास नली या ट्रेकिया से जुड़ा होता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो किस तंत्र का भाग है? तो ये श्वसन तंत्र का। ट्रेकिया मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका, ग्रासनी, लैरिक्स, ट्रेकिया, बोक्राई एवं फेफड़े। ट्रेकिया
पक्ष गुहा में होते हैं जहाँ यह दो शाखाओं में बंट जाते हैं। इसमें से एक दाएं फेफड़े में तथा दूसरी बाएं फेफड़े में जाकर फिर शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे वायुकोश का क्या कार्य है? वायुकोश का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होते हैं गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। वायुकोश या एल्वियोलाई श्वसन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह छोटे गुब्बारे का आकार का हवा की थैली होती है जिसका कार्य गैसों का आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर खाली जगह में परिवर्तित होता है। तो किसमें? तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी जब हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पायरुवेट का विखंडन एक अन्य तीन कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अचानक इसी क्रिया के दौरान होने वाली पेशियों के लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने के क्रैम्प का कारण हो सकता है। आगे हैं वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन कब होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विखंडन के दौरान ये होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए खाली जगह के रूप में टूट जाते हैं। तो किसके रूप में? तो एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं क्योंकि यह दूसरे और तीसरे फॉस्फेट समूह के बीच बंधन में आसानी से रिलीज करने योग्य ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे ग्लूकोज के अणु खाली जगह में टूटते हैं। तो किस में टूटते हैं ये? तो ये पायरुवेट एसिड में ग्लूकोज के अणु पायरुवेट एसिड में टूट जाते हैं। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह स्वाद में मीठा होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से मधुमेह नामक रोग होता है। मधुमेह दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1 ये मधुमेह अधिकतर छोटे बच्चों या फिर 20 साल से कम उम्र के लड़कों में होते हैं। टाइप 2 इस प्रकार में शरीर में इंसुलिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बन पाते हैं। अम्ल और क्षारक को जब जल में मिलाया जाता है तब तो जल में अम्ल या क्षारक को घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे जीवाणु में श्वसन स्थल कौन सा होते हैं? तो ये मीसोसोम होते हैं। जीवाणु परपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने सर्वव्यापी पर्णहरित रहित होते हैं। ये प्राय एक कोशिकीय होते हैं। एरनबर्ग ने वर्ष 1828 ने उन्हें जीवाणु नाम दिया। इसकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा अंतर्द्रव जालिका नहीं होती है। श्वसन प्रक्रिया मध्यकाय में होते हैं। मुख्य गुणसूत्र का भाग बनाने वाले प्लेज्म्ड एपिसोम कहलाता है। आगे मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगामेंट क्या कहलाता है? ये हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन मानव शरीर की लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी में पाए जाने वाले लोहयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के हीम नामक पिगमेंट पदार्थ के कारण होता है। अतः मनुष्यों में पाए जाने वाले श्वसन पिगामेंट हीमोग्लोबिन है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर।
आगे ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ये कोशिका द्रव्य में होते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन ग्लाइकोलिसिस में उत्पन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस की यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन में एक जैसी होते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के खोज जर्मनी के 3 जीव वैज्ञानिक एम्बेडन, ओटोमेयर हाफ तथा जे पार्सन द्वारा किया जाता गया। इसे EMP पथ भी कहते हैं। आगे हैं वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है खाली जगह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ये फेफड़े के आयतन कहलाता है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है फेफड़े का आयतन कहलाती है। आगे हमारे फेफड़े में खाली जगह कोशिकाएं होती है। तो कितनी कोशिकाएं होते हैं इसमें? हमारे फेफड़े में 300 मिलियन कोशिकाएं होते हैं। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वास निका पुनः पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वायु कोष्ठक वाहिनियाँ कहते हैं। ये वाहिनियाँ अनेक छोटे छोटे वायु कोश में खुलती है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 300 मिलियन वायु कोश पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैस का आदान प्रदान के लिए लगभग 400 से 800 वर्ग फीट की सतह उपलब्ध होती है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में खाली जगह सम्मिलित होते हैं। तो क्या होते हैं? तो नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन गैस छोड़े गए श्वास में शामिल होते हैं। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड नामक भोज्य गैस का बाहर फेंकना होता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है नाड़ी का धड़कन यानी पल्स बीट खाली जगह से मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है इसको? तो ये धमनी से मापी जाती है। आगे श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खाली जगह कहते हैं। इसका सूजन क्या कहा जाता है? ये ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को श्वासनी शोध कहा जाता है। यह श्वसन की सूजन से संबंधित है। इसमें श्वास की नली में सूजन आ जाते हैं, जिससे सांस लेने में समस्या आती है। हेपेटाइटिस यह संक्रमण बीमारी है जो लीवर को संक्रमित करता है। आयराइटिस आँख के सूजन से संबंधित है। गैस्ट्राइटिस पेट के सूजन से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे मानव में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। आगे कौन से जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा के उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सी क्रिया? तो ये श्वसन क्रिया में। आगे है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विखंडन कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। यह प्रक्रिया क्रेब्स चक्र में होते हैं। क्रेब्स चक्र को ट्राइकोबैक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज सन 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेंस कैब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं। आगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को खाली जगह कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से CO2 तथा एथिल अल्कोहल के 2 अणु बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं ऊर्जा उत्पादन के दौरान
ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खाली जगह कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो किसमें? तो ये 3 में। 3। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाती है। आगे, अंत श्वसन के दौरान फेफड़े खाली जगह के कारण हवा से भरे जाते हैं। तो किसके कारण? ये फेफड़ों की स्फीति के कारण, फेफड़ों की स्फीति के कारण भरी जाती है। शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। अंत श्वसन के दौरान फेफड़े के लिए दाब के कारण हवा से भरे जाते हैं। आगे, श्वसन खाली जगह द्वारा होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं? स्तनधारियों में एक जोड़े लचीले तथा स्पंजी फेफड़े होते हैं जिसके द्वारा एक निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे सांस लेने या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास लेने की क्रिया 2 भागों तथा निश्वासन तथा उच्छ्वास में संपन्न होते हैं। निश्वासन में बाह्य वातावरण में हवा मुक्त किया जाता है। इस समय फेफड़े अवस्थि की स्थिति में होते हैं तथा उच्च श्वसन में वायुमंडलीय वायु को ग्रहण किया जाता है। इस स्थिति में फेफड़ों स्फीति की स्थिति में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, सांस लेने की प्रक्रिया में खाली जगह शामिल है। तो इसमें से कौन सा शामिल है? तो ये प्रश्वासन और निश्वासन, प्रश्वासन और निश्वासन शामिल है। आगे, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो ये हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती है। हीमोग्लोबिन हिम नामक रंजक तथा लोह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन से बना होता है। हिम रंजक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, जबकि लोह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है, जिसे रक्त श्वसन गैस का सोहन करता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? कौन जुड़ता है? तो ये ग्लूकोज जुड़ता है। हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज O2 से जुड़ता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट या जल में घुलनशील होते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र जो होते हैं C6H12O6 है। यह स्वाद में मीठा तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। आगे, खाली जगह की अनुपस्थिति में अवयवी श्वसन होता है। तो किसकी उपस्थिति में होते हैं? तो ये ऑक्सीजन की। अवयवी श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसे श्वसन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवयवी जीवों के श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होते हैं। अब है उत्सर्जन तंत्र। अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। 925 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन है जो एक गलत है? तो ये गलत है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदन इकाई मौजूद होते हैं जो एक साथ बंधी होते हैं। तो ये गलत है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। वृक्क के उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य के वृक्कों में आरंभिक निस्पंद 180 लीटर प्रतिदिन होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे, मानव शरीर का उनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से आश्रित नहीं होते हैं? तो किसमें? तो वृक्क नालिका में। मानव शरीर का त्वचा, मुख, ग्रासिका सल की उपकला से आश्रित होते हैं, जबकि वृक्क आश्रित नालिका नहीं होते हैं। आगे हैं, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो किस प्रकार से? तो ये परासरण द्वारा निकाला जाता है। आगे हैं, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो कौन सा? तो ये छोटी आंत। मनुष्यों की उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्ट को एकत्र करता है और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इनमें से निम्नलिखित अंग होते हैं। तो 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, छोटी आंत,
छोटी आंत मनुष्य का उत्सर्जन अंग नहीं है, तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, क्या वृक्क की लंबी नालिकार संरचना का कोई भाग है? क्या वृक्काणु की लंबी नालिकार संरचना का कोई भाग है? इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा हाँ, लंबी नालिका प्रारंभिक निस्पंदन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है, तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। नौ सौ 30 नंबर है, मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वृक्क, इसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और हो जाएगा मूत्रमार्ग। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्सर्जन तंत्र अथवा मलोत्रग प्रणाली एक जैविक प्रणाली है जो जीवों के भीतर से अतिरिक्त अनावश्यक या खतरनाक पदार्थों को हटाती है ताकि जीव के भीतर होमोयोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद मिल सके। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि का निष्कासन होता है। वास्तविक अर्थों में शरीर में बने नाइट्रोजन विषाक्त अशुद्ध अवशिष्ट पदार्थ के बराबर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया खाली जगह कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाता है। कृत्रिम किडनी को उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ पोटेशियम और फास्फेट डायलिसिस समाधान में वितरित होते जाते हैं। रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में मिलाया जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूल्यवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग, ये करता है। आगे शरीर में इनमें से किस अंग में उपस्थि ऊतक मौजूद नहीं होते हैं? तो इसमें से किस में नहीं होते हैं? तो ये वृक्क में नहीं होते हैं। वृक्क में उपस्थित ऊतक मौजूद नहीं होते हैं। उपस्थिति मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाले लचीले संयोजी ऊतक हैं। ये हमारे अस्थिमज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका से बने होते हैं। कान की हड्डी नामक एक हड्डी उपस्थितियों से जोड़ आदि उपस्थिति से के बने होते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों को कार्य को निरूपित करता है, यानी ए बी का नाम इसमें बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए जो है मूत्र का निर्माण होता है इस ए में, और बी में मूत्र का संग्रहण के लिए ले जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है, मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस में होता है? तो यकृत में। मनुष्य में यूरिया चक्र यकृत में होता है। यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र यकृत कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में अतिरिक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यूरिया फिर रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है और अतः मूत्र में उत्सर्जित होता है। आगे हैं, वोमेन सुपुट मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये कहाँ पर होते हैं? तो ये वृक्क में होते हैं। वोमेन सुपुट मानव शरीर के वृक्क में उपस्थित होते हैं। वृक्क नालिका एक दोहरी दीवार वाली एक कप जैसे संरचना से कुछ शुद्ध होते हैं, जिसे वोमेन सुपुट कहा जाता है, जो कोशिका को गुच्छ को घेरे रखती है, तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे मूत्र में पानी की मात्रा खाली जगह होते हैं। मूत्र में पानी की मात्रा कितना होता है? मानव मूत्र में सामान्यतः पानी की मात्रा लगभग 95% होती है। यूरिया 2.6%, लवण
2%, यूरिक अम्ल 0.3% पाया जाता है। सामान्यतः मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करते हैं। आगे हैं, शरीर में उत्सर्जन होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? तो किसका? तो यूरिया और यूरिक अम्ल, यूरिया और यूरिक अम्ल। मानव वृक्क गुर्दे का जोड़ एक मानव अंग है जिसका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन यानी रक्त शोधन करना है। गुर्दे बहुत से वर्टिब्रेट पशुओं में मिलते हैं। ये मूत्र प्रणाली के अंग हैं। इनके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार, अम्ल संतुलन तथा रक्तचाप का नियमन होता है। मानव शरीर में 2 वृक्क पाए जाते हैं जिन्हें दायां और बायां वृक्क कहा जाता है। मनुष्य के वृक्क का भार 300 से लेकर 350 ग्राम होता है। वृक्क के द्वारा छाने गए जल में सर्वाधिक मूत्र पाए जाते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक यूरिया मापा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है, निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लाल ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? तो कौन करता है? ये घनाभकार उपकला, घनाभकार उपकला करता है। घनाभकार उपकला वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लाल ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। सल्की उपकला रक्त वाहिकाओं, अत्र प्रणाली और फेफड़ों की वायु थैली की दीवारों में पाया जाता है। और स्तंभकार उपकला पेट और आंत की परत में पाए जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्पंद लगभग खाली जगह प्रतिदिन होता है। तो कितने होते हैं? तो 180 लीटर होते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होते हैं। सामान्यतः एक वयस्क में संपूर्ण प्लाज्मा मात्रा लगभग 3 लीटर। दिन में 60 बार निस्पंदन किया जाता है। निस्पंदन मुख्य रूप से ग्लोमेरुलस के कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक दबाव यानी रक्तचाप द्वारा संचित की होता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित आरेख में कौन सा अक्षर वुमेन सुपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? इनमें से कौन सा अक्षर है जो वुमेन सुपुट को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सी, ये दर्शाता है ए को दर्शाता है। आगे निम्न में से किसमें उपस्थित मौजूद नहीं होते हैं? उपास्थि किसमें मौजूद नहीं होते हैं? तो ये वृक्क में। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके 2 प्रमुख कार्य हैं, हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों और विषैले कचरों को शरीर से बाहर निकालना तथा तरल पदार्थ तक खनिज का नियमन करना। इसमें उपस्थित मौजूद नहीं होती है, जबकि कान की हड्डी, नाक की हड्डी, उपास्थियों के जोड़े आदि उपास्थि के बने होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे मानव में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये वृक्क में पाया जाता है। आगे गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो कौन से हैं? ये हैं निष्पादन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और उन्मूलन है। आगे निम्नलिखित आकृति मानव के वृक्काणु को दर्शाते हैं। कौन सा भाग संग्रह नालिका है? तो इसमें से कौन सा भाग है? तो ये है आपका ए का भाग। मानव वृक्क में वृक्काणु के नालिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंदन से इनमें से किन पदार्थों के चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो कौन सा करता है? तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का। मानव वृक्क में वृक्काणु के नालिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंदन से इनमें से ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है अपोहन यानी कि डायलिसिस। वृक्क की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पाद को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है अपोहन। के चरण नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे सही क्रम नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा क्रम है जो सही क्रम दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका
तो ये हो जाएगा धमनी का लाइन। इसके बाद रोग के रक्त को अपोहन, तरल युक्त टेक का गुजरना। इसके बाद हो जाएगा अपोहन, तरल का प्रासरण दाब अवशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। इसके बाद हो जाएगा रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन, तरल युक्त टैंक हुक से गुजरना। इसके बाद होगा लाइन से सीरा। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो कौन सा? तो ये क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। रासायनिक अपशिष्ट उत्पाद जो मांसपेशियों चयापचय किया से पैदा होता है और गुर्दे से निकलता है, उसे क्रिएटिनिन के नाम से जाना जाता है। आगे वोमेन सुपुट खाली जगह को ढके रहती है। वोमेन सुपुट कोशिका गुच्छ को ढके रहती है। कोशिका गुच्छ वोमेन सुपुट में कोशिका की एक कुंडलित गेंद होते हैं। वोमेन सुपुट वृक्कों में पाया जाता है। कोशिका गुच्छ का कार्य इसके माध्यम से गुजरने वाले रक्त को छानना और मूत्र निर्माण करना होता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित में से मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सही क्रम है। तो इसमें सही क्रम हो जाएगा निष्पादन, पुनः अवशोषण और स्राव। मानव शरीर में यूरिन निर्माण, छानना, पुनः अवशोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया से होता है। गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन अवशिष्ट पदार्थों, विषाक्त पदार्थ, अतिरिक्त पानी और खनिज लवण की रक्त प्रवाह से फिल्टर करते हैं। गुर्दे में निर्मित यूरिन का भंडारण के लिए मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में ले जाया जाता है, जहां निर्जलीकरण होने पर यह डिस्टल नालिकाओं से पानी को पुनः अवशोषित कर रक्त की मात्रा संतुलित करता है। अंततः निष्पादन, पुनः अवशोषण और ट्यूबुलर स्राव की 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से यूरिन का उत्पादन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।